हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो सेकंड पेपर का जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री के बारे में। और जो टॉपिक दिया हुआ है वह दिया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम। तो देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन तैयारी करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। और देखिए, हम स्टार्टिंग में देखिए बुक्स जो हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, लेकिन अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो बहुत ही कम समय में हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को पूरी देखें। रिवीजन के तौर पर भी इन क्लासेस को देखा जा सकता है, आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह कौन सा है? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या हैं। कौन कौन से कारण हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण बने। सबसे पहला कारण है वर्साई की संधि, ट्रिटी ऑफ वर्साइल। ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स। देखिए, होता क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में वर्साई की संधि हुई। तो वर्साई की संधि कब होती है? 1919 में जो पहला विश्व युद्ध होता है उसके बाद वर्साई की संधि होती है, जिससे जर्मनी को अपमानित और आर्थिक रूप से कमजोर किया है। लेकिन वर्साई की जो 1919 में जो पहला विश्व युद्ध होता है उसमें जर्मनी को दोषी माना जाता है और उस पर बहुत ज़्यादा आर्थिक दंड लगाया जाता है और उसे अपमानित महसूस कराया जाता है। तो जर्मनी बहुत पूरी तरह से प्रथम विश्व युद्ध की जो वर्साई की संधि है उसको मजबूरन मानना पड़ता है और पूरी तरह से जर्मनी क्या होता है? टूट चुका होता है। इस संधि के तहत जर्मनी पर कठोर आर्थिक दंड और क्षेत्रीय हानि थोपे गए, जिससे जर्मनी में असंतोष और आक्रोश बढ़ गया। यानी जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का कारण तो माना गया, तो उस पर भी ये आरोप भी लगाए गए कि भाई अगर तुम प्रथम विश्व युद्ध नहीं करते या नहीं करवाते तो इतनी ज़्यादा जनहानि नहीं होती। तो उसको आर्थिक दंड भी दिया गया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि कहीं ना कहीं विश्व के अन्य राष्ट्रों के प्रति जर्मनी के जो लोग थे उनके मन में एक विरोधी भावना विकसित हो गई और वो यह चाहते थे कि भाई कैसे भी हम जर्मनी के बचाव के लिए हम तैयारी करें और हमारे साथ बहुत ज़्यादा अपमानजनक क्या हुआ है? व्यवहार हुआ है। तो पहला जो मूल कारण रहा है वह रहा है वर्साई की संधि। फिर अगला जो कारण था फाजीवाद और नाजीवाद का उदय। फाजीवाद और नाजीवाद का उदय। देखिए, फाजीवाद जो है वो इटली में उदय होता है। तो इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में फाजीवाद और नाजीवाद विचारधारा का उदय हुआ। तो फाजीवाद विचारधारा का उदय कहाँ होता है? इटली में होता है। और नाजीवाद जो विचारधारा है उसका उदय कहाँ होता है? जर्मनी में होता है, जिसका उदयकर्ता कौन है? एडोल्फ हिटलर है। और फाजीवाद के विचारधारा का उदयकर्ता कौन है? मुसोलिनी है। ये विचारधाराएं राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और तानाशाही पर आधारित थीं, जो युद्ध की ओर अग्रसर हुई। यानी फाजीवाद और नाजीवाद विचारधारा जो थी वो राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम की भावनाएं थी और तानाशाही शासन की ओर अग्रसर होती हैं। और तानाशाही शासन में अक्सर ये होता है कि जो शासक होता है वह अपने राष्ट्र की सीमाओं को बढ़ाने की ओर अग्रसर रहता है। वो ये चाहता है कि दूसरे राष्ट्रों पर भी कब्जा कर लिया जाए और अपनी सोच को पूरे राष्ट्र पर थोपता है। तो उस सोच के कारण भी इटली और जर्मनी ने युद्ध की शुरुआत की, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। आगे हम बात करते हैं। अगला है जर्मनी की विस्तारवादी नीति। देखिए, मैं अभी अभी बता रहा था कि जहां पर तानाशाही शासन होता है वहां पर तानाशाह ये चाहता है कि भाई हम कैसे भी करके अपने राष्ट्र की सीमाओं का क्या करें? विस्तार करें, राज्य की सीमाओं का विस्तार करें। तो जब विस्तार करना होगा तो जिस क्षेत्र पर हम कब्जा करना चाहते हैं वहां के नागरिकों से हमें क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। तो एक यह नीति भी उसकी रही कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। हिटलर ने जर्मनी की भू राजनीतिक सीमाओं का विस्तार करने के लिए कई आक्रामक कदम उठाए। उसने 1938 में ऑस्ट्रिया का विलय किया। इसका ऑस्ट्रिया देश का उसने जर्मनी में विलय कर लिया 1938 को। और 1939 में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिससे युद्ध की क्या हुई? शुरुआत हुई। तो हिटलर ने सबसे पहले 1938 में ऑस्ट्रिया को अपने राज्य में मिला लिया और 1939 में उसने पोलैंड पर भी क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, जिससे वहां पर क्या होता है? युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और यही युद्ध की शुरुआत जो है वो धीरे धीरे किसमें बदल जाती है? द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में बदल जाती है। चौथा जो मुख्य कारण रहा है कि देखिए, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था तो पहला विश्व युद्ध के बाद दुनिया में यह चर्चा हुई कि भाई कभी इस तरह का विश्व युद्ध ना हो, तो एक संघ बनाया गया था जिसका नाम था राष्ट्र संघ। और राष्ट्र संघ अपनी नीतियों को उस तरह से संचालित करने में असफल रहा जिससे कि युद्ध ना हो। तो राष्ट्र संघ की विफलता भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है। राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन यह बड़े देशों
को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा। यानी ऐसे देश जो ताकतवर थे उन पर इनका कोई जोर नहीं चला राष्ट्रसंघ की विचारधाराओं का, और जो छोटे छोटे देश थे उनको वे नियंत्रित कर सका। लेकिन शुरुआत भी तो ताकतवर देशों ने ही सबसे पहले युद्ध की। जब जर्मनी, इटली और जापान ने आक्रामक कदम उठाए तो राष्ट्रसंघ उनकी निंदा करने और रोकने में क्या रहा, विफल रहा। और विफल होने का परिणाम यह रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो राष्ट्र संघ की विफलता भी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत का क्या है, कारण है। आगे हम बात करें म्यूनिख समझौता। अगला जो कारण है वह कौन सा है, म्यूनिख समझौता। देखिए 1938 में 1938 में म्यूनिख समझौते के तहत पश्चिमी शक्तियों ने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड पर कब्जा करने की अनुमति दी। यानी म्यूनिख समझौता होता है और उस म्यूनिख समझौता में जो पश्चिमी देश हैं वो ये कहते हैं कि तुम चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड पर कब्जा कर लो। और यह शुरुआत कब होती है, 1938 में होती है। इस तुष्टीकरण की नीति ने हिटलर को और भी आक्रामक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। यानी जब उसको यह बढ़ावा मिला कि भाई अन्य देश भी चाहते हैं कि हम चेकोस्लोवाकिया के क्षेत्र पर कब्जा करें तो क्यों ना हम युद्ध ही कर लें, तो जिससे कि हमारे साथ तो ये देश हैं ही हैं, तो उसको बढ़ावा मिला युद्ध करने के लिए। अगर मान लीजिए वो रोकते, उसको मना करते, ऐसा प्रयास करते कि भाई कि अगर आप युद्ध करोगे तो हम आपका विरोध करेंगे, तो शायद यह युद्ध नहीं होता। तो जर्मनी की में म्यूनिख समझौता के जो तहत है हिटलर ने इस म्यूनिख समझौते के तहत चेकोस्लोवाकिया के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए लड़ाई शुरू कर दी, जिसके कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू हो गया। अगला कारण है सत्ता संतुलन की प्रतिस्पर्धा। सत्ता संतुलन की प्रतिस्पर्धा। यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच एक दूसरे पर वर्चस्व पाने की होड़ बढ़ गई। यानी यूरोप में देश एक दूसरे पर चाहते थे कि भाई मैं बड़ा आगे मैं बड़ा। अब जब मैं वाली अवधारणा हो गई कि हम सबसे बड़े ताकतवर देश हैं, हम सबसे बड़े ताकतवर देश हैं, तो यहाँ पर जब ईगो वाली बात आ जाती है तो ईगो जब टकराते हैं तो हमेशा द्वंद्व बढ़ता है, और द्वंद्व जो है वो युद्ध के रूप में बदल गया। यह प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से जर्मनी, इटली, जापान और सोवियत संघ के बीच स्पष्ट थी, जिसने वैश्विक संघर्ष को क्या दिया, बढ़ावा दिया। तो म्यूनिख समझौता के तहत और सत्ता संतुलन की जो प्रतिस्पर्धा थी उसके कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है, शुरू होता है। नेक्स्ट बात करें जापान का विस्तारवादी दृष्टिकोण। यानी जापान भी पीछे नहीं था। न केवल जर्मनी ही विस्तार अपना करना चाहता था, जापान भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो जापान ने पूर्वी एशिया में अपना विस्तार करने की नीति अपनाई, मानचूरिया और चीन पर आक्रमण कर दिया, और जिसके कारण एशिया में क्या हो गया, तनाव फैल गया। 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसने अमेरिका को युद्ध में प्रवेश करने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। यानी जहां जो देश अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में तटस्थ था और वह लड़ाई में भाग लेना नहीं चाहता था, तो जापान ने 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर क्या कर दिया, हमला कर देता है। और जब पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है तो अमेरिका को भी अंततः इस युद्ध में कूदना पड़ता है और अमेरिका भी इस युद्ध में अपने भाग ले लेता है। अगला जो कारण है द्वितीय विश्व युद्ध का वह है आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रिसिएशन। अब देखिए डिप्रेशन में जो मंदी आई, कब आई, 1930 के दशक में वैश्विक आर्थिक मंदी ने कई देशों की आर्थिक रूप से गंभीर रूप से प्रभावित किया। बेरोजगारी, गरीबी, असंतोष ने फाजीवादी और नाजीवादी विचारधारा को समर्थन दिया, जिससे युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो गई। तो जब आर्थिक मंदी आई तो फाजीवादी विचारधारा का मुसोलिनी और नाजीवादी विचारधारा का एडोल्फ हिटलर, इन्होंने वहां के लोगों को अपनी विचारधारा से इतना प्रभावित किया कि उनको यह लगने लगा कि यदि इन लोगों का शासन हमारे देश पर रहेगा तो हमारा देश आर्थिक रूप से दिन ब दिन तरक्की करता रहेगा। तो उन लोगों ने इनका समर्थन किया, और इनके समर्थन से तानाशाही साम्राज्य वहां पर फैलता है और वह दूसरे राज्यों पर कब्जा करने के लिए प्रेरित होते हैं, और जिसके कारण युद्ध की क्या स्थिति बन जाती है, और वही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनती है। नेक्स्ट हम बात करें मिलिटेरिज्म। मिलिटेरिज्म भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है। कैसे? जर्मनी, इटली, जापान ने अपने सैन्य बलों का विस्तार किया और आक्रामक नीतियां अपनाई। यानी अन्य देशों पर बिना कारण से ही वह क्या करने लग गए, हमला करने लग गए, और अपनी सैनिक शक्ति को इतना बढ़ा लिया कि अन्य देश उनका प्रतिरोध भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सैन्य शक्ति का उपयोग करके क्षेत्रीय विस्तार के लिए आक्रामक युद्ध की नीति अपनाई, जिसके कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। आगे हम बात करें जर्मनी और सोवियत संघ के बीच नॉन अग्रेशन पैक्ट। नॉन अग्रेशन पैक्ट 1939 में जर्मनी और सोवियत संघ ने एक नॉन अग्रेशन संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे हिटलर को पूर्वी यूरोप में आक्रमण करने की क्या मिली, सुविधा मिली। नॉन अग्रेशन पैक्ट में ये लिखा गया कि भाई हम एक दूसरे के प्रति लड़ाई शुरुआत नहीं करेंगे, तो पूर्वी यूरोप में हिटलर जो है वो आक्रमण कर देता है।
पोलैंड पर आक्रमण के बाद इस संधि के टूटने से सोवियत संघ और जर्मनी में क्या हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। तो देखिए, जब हिटलर पोलैंड पर आक्रमण करता है तो सोवियत संघ कहता है कि भाई आपने हमारी संधि का उल्लंघन किया है, और जब संधि का उल्लंघन किया गया है तो हम भी इस युद्ध में भाग लेंगे। तो जहां पर जर्मनी युद्ध की शुरुआत कर रहा था, उसके सामने अब कौन आ जाता है, सोवियत संघ आ जाता है। और सोवियत संघ भी इस युद्ध में जब भाग लेता है तो यह जो युद्ध है वो किस में बदल जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध में बदल जाता है। नेक्स्ट हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के और क्या कारण है, तो धारा प्रवृत्ति। धारा प्रवृत्ति क्या है, अपीजमेंट पॉलिसी, यानी पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से ब्रिटेन, फ्रांस ने हिटलर के आक्रामक कदम को रोकने के लिए धारा प्रवृत्ति की नीति अपनाई। उन्होंने हिटलर के छोटे छोटे क्षेत्रीय मुआफ किए, जैसे चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड, यह सोच करके इस युद्ध को इससे युद्ध टल जाएगा। देखिए, जब हिटलर चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करता है और छोटे ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लेता है, पोलैंड पर भी आक्रमण कर देता है, तो प्रारंभिक रूप से जो ब्रिटेन है और फ्रांस है वो यह कह के उसको माफ़ी दे देते हैं कि भाई यदि इससे इसकी जो तुष्टिकरण है वो पूरा हो जाता है तो हम कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन जब चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करता है, पोलैंड पर भी आक्रमण करता है, तो उनको ये महसूस होने लग जाता है कि भाई कहीं ना कहीं हिटलर जो है वो विस्तारवादी नीति से कार्य कर रहा है और विश्व में सर्वोच्चता की स्थिति की ओर बढ़ना चाहता है। तो अंत में ब्रिटेन और फ्रांस भी युद्ध में कूद जाते हैं, तो उसके कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध की क्या होती है, शुरुआत होती है। अगला है कूटनीतिक गठबंधन। जर्मनी, इटली और जापान के बीच एंटी कम्युनिस्ट गठबंधन का गठन हुआ, एक्सिस पावर, इसका नाम क्या दिया गया, एक्सिस पावर, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की जटिलताओं को और बढ़ा दिया। यानी जर्मनी, इटली और जापान ने अपना एक संघ बना लिया, और संघ बना लिया तो उनको बोला गया धुरी राष्ट्र। क्या बोला गया, धुरी राष्ट्र, एंटी कम्युनिस्ट गठबंधन बनाया, और इसी को बोला गया एक्सिस पावर। इसके जवाब में एलायंस, मित्र राष्ट्रों का गठबंधन बना, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ आ गए। तो देखिए, एक तरफ तो धुरी राष्ट्र हैं और दूसरी तरफ है मित्र राष्ट्र हैं। धुरी राष्ट्र में कौन कौन है, जर्मनी, इटली और जापान है, और मित्र राष्ट्र में कौन कौन है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। किसके अंतर्गत आ रहे हैं, मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत आ रहे हैं। तो मित्र राष्ट्रों में आ जाते हैं आपके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, और धुरी राष्ट्रों में कौन आते हैं, जर्मनी, इटली और जापान। तो इन दोनों के बीच अभी पैक्ट हो जाते हैं, तो अब दोनों तरफ से क्या युद्ध प्रारंभ हो जाता है, कई देश इसमें भाग लेते हैं। तो यह जो युद्ध है वो किसमें बदल जाता है, यह युद्ध बदल जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में। नेक्स्ट हम बात करें स्वतंत्रता का आह्वान। स्वतंत्रता का आह्वान भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है। कई उपनिवेशों में स्वतंत्रता की मांग बढ़ रही थी, जिससे साम्राज्यवादी शक्तियां कमजोर हुईं, और इस असंतोष ने भी युद्ध के फैलाव में क्या दिया, योगदान दिया। तो जो कुछ देश जो ऐसे थे, उपनिवेश बने हुए थे, अर्थात दूसरे देशों का उन पर कब्जा था, तो वहाँ के नागरिक भी इस असंतोष में थे कि भाई यहाँ पर इन सरकारों को हटना चाहिए, इनको हमें बाहर निकालना है। तो उसके कारण भी युद्ध प्रारंभ हो जाता है वहाँ पर, और वह भी द्वितीय विश्व युद्ध का क्या बनता है, कारण बनता है। और अगला कारण है अन्य देशों की अक्रियता। कई देशों ने प्रारंभ में युद्ध में भाग नहीं लिया, युद्ध से खुद को अलग रखा, जैसे कि अमेरिका ने 1941 तक भाग नहीं लिया था, जब तक जापान ने उस पर हमला नहीं कर दिया। अगर ये प्रारंभिक रूप से अगर भाग लेते तो वहां पर युद्ध की स्थितियां ज़्यादा गंभीर नहीं बढ़ती। इस अक्रियता ने आक्रामक राष्ट्रों को और भी प्रेरित किया, क्योंकि जब ये आक्रमण कर रहे थे तो अन्य राष्ट्र समझ रहे थे कि भाई जो आक्रामक राष्ट्र थे कि भाई ये हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी सहमति है, तो हम लगातार अपने राज्य की जो है दायरा बढ़ाते चले जाएंगे, और इस तरह से युद्ध बढ़ता चला गया। जब 1941 में अमेरिका भी इस युद्ध में आ जाता है, ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र की संधियां बनती हैं, गुटबाजी बनती है, तो उससे युद्ध और ज्यादा फैल जाता है। आगे हम बात करें, अगला है सोवियत संघ का विस्तार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने फिनलैंड और बाल्टिक देशों में अपने प्रभाव का विस्तार किया, और यह क्षेत्रीय नियंत्रण ने पश्चिमी शक्तियों के तनाव को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कि पश्चिमी देश चाहते थे कि भाई इन देशों में सोवियत संघ का जो है प्रभाव न बढ़े, तो उसके कारण भी यह देश द्वितीय विश्व युद्ध में अपने भाग लेते हैं, और जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है, अपने चरम स्तर पर पहुंच जाता है, जो लगातार 1939 से शुरू होता है और 1945 तक लगातार चलता रहता है। आगे हम बात करें, द्वितीय विश्व जब शुरू हो जाता है तो उसके कारण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के परिणाम भी हमें दिखाई देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद इस दुनिया में कभी द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति ना बने। जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ बनाया गया था, उसी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस की क्या की गई, स्थापना की गई।
युद्ध के बाद 1945 में शांति बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम यह होता है कि यूरोप दो भागों में बंट जाता है। युद्ध के बाद यूरोप दो भागों में विभाजित हो गया। पूर्वी यूरोप जो सोवियत संघ के प्रभाव में था और पश्चिमी यूरोप वह अमेरिका के प्रभाव में था। और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ और अमेरिका में क्या हो जाता है, शीत युद्ध, कोल्ड वार की क्या होती है, स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस वह कोल्ड वार लगातार 1990 तक चलता रहता है, जब तक सोवियत संघ का क्या नहीं हो जाता, विघटन नहीं हो जाता, तब तक यह कोल्ड वार लगातार चलता रहता है। आगे हम बात करें और क्या प्रभाव पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का भी क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। जर्मनी को 4 भागों में विभाजित किया गया। बर्लिन को भी विभाजित किया गया। यह विभाजन 1990 तक चला। पूर्व जर्मनी सोवियत संघ के अधीन था, जबकि पश्चिमी जर्मनी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांसीसी क्षेत्रों में बंट गया था। तो जर्मनी का भी क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। उपनिवेशवाद का अंत होता है। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि भाई कुछ ऐसे देश थे जो दूसरे देशों के अधीन थे, तो उपनिवेश देश थे, तो उन देशों को भी क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिल जाती है। युद्ध के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के उपनिवेश कमजोर हो गए। एशिया और अफ्रीका में कई उपनिवेश स्वतंत्र हो गए, जैसे भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है, इंडोनेशिया 1949 में आज़ाद हो जाता है, अफ्रीकी देश 1950 में आज़ाद हो जाते हैं और 60 के दशक में क्या होते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। तो यह द्वितीय विश्व युद्ध का ही परिणाम था कि ये उपनिवेश देश भी क्या हो जाती है, ये जब आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर हो जाती है, ये बड़े देश जो हैं वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, तो इनको मजबूरन इन देशों को क्या करना पड़ता है, आज़ादी करना पड़ता है। तो इस तरह से उपनिवेशवाद का भी क्या होता है, अंत होता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध का क्या है, परिणाम है। आगे हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, शीत युद्ध की शुरुआत में अभी बता रहा था कि यूरोप का विभाजन हो जाता है, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। एक जो हिस्सा है वो सोवियत संघ का समर्थन करता है, एक हिस्सा अमेरिका का समर्थन करता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियों के रूप में उभरे और उनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी। शीत युद्ध के रूप में एक नया युद्ध विकसित हो जाता है, जिसमें नाटो और वार्सा पैक्ट के बीच संघर्ष देखा जाता है। तो देखिए, नाटो जो संगठन है वह तो अमेरिका के द्वारा बनाया जाता है और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया, यानी कि नाटो संगठन मतलब कुछ ऐसे देशों का संगठन जो अमेरिका के साथ थे, और वार्सा संधि में ऐसे देश जो सोवियत संघ के साथ थे, तो सोवियत विचारधारा के साथ थे, सोवियत संघ के साथ थे। तो इन दोनों में आपस में लगातार 1990 तक युद्ध होता रहता है, जैसे हम कोल्ड वार के रूप में जानते हैं। कोल्ड वार का अर्थ है कि सीधा युद्ध न होकर अदृश्य रूप से कई तरीकों से युद्ध लड़ा जाता है। फिर परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो जाती है। युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए और उसके बाद दुनिया को परमाणु हथियारों की शक्ति से अवगत कराया। इसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की क्या हो जाती है, दौड़ शुरू हो जाती है। अन्य देश भी परमाणु हथियार प्राप्त करने में लग जाते हैं, क्योंकि परमाणु हथियार जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनके बाद ही तो युद्ध समाप्त होता है। तो लोगों को ये लगता है कि भाई जिसके पास परमाणु हथियार होंगे वही देश क्या होगा, ताकतवर होगा। तो उससे भी क्या हो जाती है, एक दूसरे को परमाणु हथियार बनाने के लिए क्या करते हैं, ये होड़ शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग में वृद्धि हो जाती है। देखिए, युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए कई समझौतों और संगठनों की स्थापना हुई, जैसे वुड्स संस्थान, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, जिसमें IMF और विश्व बैंक क्या हैं, शामिल हैं। तो विश्व के अनेक देशों को अर्थव्यवस्था के दोबारा निर्मित करने के लिए, व्यापार को सहयोग बढ़ाने के लिए WTO की स्थापना की जाती है, ब्रेटन वुड्स संस्थान की स्थापना की जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की जाती है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की जाती है। तो ये सारी की सारी जो स्थापना है वो किसके कारण बाद ही शुरू होती हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के स्वरूप में शुरू होती हैं। नाजी युद्ध अपराधों पर न्याय किया जाता है। नूर्नबर्ग ट्रायल्स में नाजी नेताओं को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें दंडित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है। युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप की आर्थिक सहायता के लिए मार्शल योजना लागू की, जिसने यूरोप के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस योजना के तहत यूरोपीय देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिनमें उनका आर्थिक पुनरुद्धार शुरू हुआ। तो जो यूरोप का जो पुनर्निर्माण है, उन नीतियों पर काम किया गया, जिससे कि यूरोप को बहुत ज़्यादा द्वितीय विश्व युद्ध में जो हानि हुई थी, उस हानियों के बाद यूरोप दोबारा से पुनः विकसित हो, और इस प्लान को कहा गया मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के स्वरूप ही शुरू किया गया। युद्ध के बाद की राजनीति में बदलाव आ जाते हैं। युद्ध ने दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। साम्राज्यवाद कमजोर हुआ और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा मिला। इसके अलावा लोकतांत्रिक सरकारों का पुनर्गठन होता है और शांति सुनिश्चित करने में कई पहलें की जाती हैं। यानी लोकतांत्रिक सरकारों का गठबंधन बढ़ता है, साम्राज्यवादी नीतियां जो हैं, साम्यवाद जो
नीति हैं उनको कमजोर होने के कारण धीरे धीरे अनेक देश जो है वो लोकतंत्र प्रक्रिया को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि भाई एक व्यक्ति का शासन ना होके लोकतंत्र के द्वारा यदि शासक बदलता रहे तो देश उत्तर तरक्की करेगा। और विश्व में शांति कैसी फैलाई जाए इस पर दुनिया क्या करती है, समर्थन करती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, युद्ध अपराधों और मानवाधिकारों पर ध्यान दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए मानवाधिकार हमलों जैसे होलोकास्ट ने दुनिया के युद्ध अपराधों के प्रति जागरूक किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार घोषणा पत्र यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पारित किया गया और यह 10 दिसंबर को पारित किया गया। इसलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यानी कि मानव के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, मानव को जीवन जीने के पूरे मौके दिए जाएंगे। तो इन प्रयासों की तरफ, और वही जो मानवाधिकार है हमारे संविधान में मूल अधिकार के रूप में हमें प्रतिरूपित होते हैं। तो जो मानव के जीवन के जो अधिकार है उनकी रक्षा करने का दायित्व इस पूरी दुनिया का है, तो उन्हें मानवाधिकार कहा गया। तो मानवाधिकार की ओर ध्यान दिया गया और यह भी कब शुरू हुआ है, यह शुरू होता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। परिणाम के रूप में शुरू होता है। मानवाधिकार दिवस की भी घोषणा की जाती है, मानवाधिकार रक्षा के लिए भी संगठन बनाए जाते हैं। भारत की स्वतंत्रता पर प्रभाव, युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो गया और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन और तेज हुआ। 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली, जो द्वितीय विश्व युद्ध का अप्रत्यक्ष परिणाम था। 1947 में भारत जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के अप्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप क्या होता है, आजाद हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है और उनको मजबूरन भारत का जो प्रतिरोध है वो झेलने की स्थिति में नहीं थे और भारत को क्या करना पड़ता है, आजाद करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, द्वितीय विश्व का और क्या परिणाम था। वैश्विक शक्ति संतुलन में परिवर्तन आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया की दो प्रमुख महाशक्तियों के रूप में उभरे। ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पुरानी महाशक्तियां कमजोर हो गई, यानी पहले जो महाशक्ति के रूप में कौन थे, ब्रिटेन और फ्रांस, वह तो कमजोर हो जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्विध्रुवीय शक्ति का संतुलन स्थापित हुआ। एक तरफ अमेरिका थी और दूसरी तरफ कौन थे, सोवियत संघ। कौन था, सोवियत संघ, जो वर्तमान में क्या है, रूस है। नए हथियारों युद्ध तकनीकों का विकास होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में नई नई तकनीकें, हथियार विकसित किए गए, जिसमें जैसे परमाणु बम, जेट विमान और मिसाइलें। तो अन्य लोग भी अब इस प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं कि भाई हमें भी परमाणु बम का आविष्कार करना है, जेट विमानों का आविष्कार करना है, नई नई मिसाइलों का आविष्कार करना है। युद्ध के बाद तकनीकी प्रगति शीत युद्ध के दौरान हथियारों की दौड़ का क्या बनी, आधार बनी। तो कोल्ड वार में भी नई नई टेक्नोलॉजी से क्या किया गया, युद्ध किया गया, जिसके कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ दुनिया में, उसके परिणाम के रूप में हमें ये दिखाई देते हैं। आगे हम बात करें सोवियत संघ का प्रसार। देखिए, युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के कई देशों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे पश्चिमी देशों का तनाव और बढ़ गया। इससे बर्लिन की दीवार और शीत युद्ध का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो बर्लिन की दीवार जो थी वो जर्मनी के विभाजन के बाद आई और शीत युद्ध जो है वो लगातार अमेरिका और रशिया में 1990 तक चलता रहा। महानिदेशक युद्ध अपराधों की प्रक्रिया, नूनबर्ग ट्रायल में नाजी अधिकारियों को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया, जो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय न्याय की नींव रखी। और इस प्रक्रिया ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी और मानवाधिकारों का उल्लंघन क्या है, अस्वीकार है। तो दुनिया ने यह माना कि मानवाधिकारों की रक्षा की जाएगी और यदि कोई भी दुनिया की शांति में हानि पहुंचाता है तो उनको दंडित भी किया जाएगा, जिसमें नाजी विचारधारा के लोगों को क्या दिया गया, दंड दिया गया। अब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दीर्घकालिक प्रभाव क्या हुए, यानी ऐसे कौन कौन से प्रभाव है जो लंबे समय तक इस दुनिया में देखे गए। पहला प्रभाव है नई विश्व व्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में एक नई विश्व व्यवस्था का उदय हुआ, जिसका उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। यानी विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की बजाय अब एक नया संगठन स्वरूप में आता है, जिसका नाम है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इस उद्देश्य से की जाती है कि कैसे भी करके हमें इस दुनिया को क्या करना है, संरक्षित करना है, उसको बचाना है। विश्व राजनीति में अब बहुपक्षीय वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी अब विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे और जो देशों के बीच जो वार्ताएं होती थी उन पर भी अब ध्यान दिया जाने लगा। युद्ध के पीड़ितों और पुनर्वास, युद्ध के बाद लाखों लोगों को विस्थापित किया गया, कई देशों में जनसंख्या में भारी कमी आई। युद्ध के पीड़ितों के पुनर्वास और युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष योजनाएं क्या की गई, लागू की गई और दोबारा से, जैसे यूरोप का पुनर्निर्माण मार्शल प्लान योजना लागू की गई, ऐसे अन्य देश जो युद्ध से प्रभावित थे वहां पर दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन कैसे स्थापित किया जाए, लोगों को कैसे सुविधाएं प्रदान की जाए, उन सभी योजनाओं पर क्या किया गया, जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है वैश्विक अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन। देखिए, यह भी दीर्घकालिक प्रभाव के अंतर्गत आता है। इसमें क्या हुआ कि युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक संरचना में कई बदलाव हुए। ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का गठन हुआ, जिसने वैश्विक आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित किया।
भाई यही तो संस्थाएं हैं जो अन्य देशों को क्या करती हैं, जिन देशों पर पैसों की कमी है उन देशों को पैसा उपलब्ध कराती हैं, लोन देती हैं, जिससे वह देश अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने में, आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। आधुनिक मानवाधिकार कानून का निर्माण होता है। युद्ध के बाद मानवाधिकारों का संरक्षण महत्वपूर्ण बन गया, जिससे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियां हुई और संस्थाएं बनी। यह विकास आज भी मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या है, आवश्यक है। संविधान और राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। कई देशों ने युद्ध के बाद अपने संविधान में सुधार किया, जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों के संरक्षण पर केंद्रित था, और यह सुधार आज भी अनेक देशों में लागू है। यानी कि दुनिया के अनेक देशों ने ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें मानवाधिकारों की रक्षा की गई। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में इनको देखा जा सकता है, और ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि लोकतांत्रिक सरकारें जो थी वो प्रचलित हुई, और साम्राज्यवादी जो सरकारें थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे कम होती चली गई। मानवाधिकारों की तरफ ध्यान दिया, जो एक दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में हमारे विश्व ने इसको देखा है, और आज भी बहुत सारे देशों में इन बातों का पालन किया जाता है, भारत में भी पालन किया जाता है। आगे हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई। युद्ध ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचारों को जन्म दिया, जैसे चिकित्सा अनुसंधान जो आज भी प्रासंगिक हैं। बहुत सारी दवाइयां उस समय ऐसी खोजी गई, जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया। पेनिसिलिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली दवाई है, जो एक एंटीबायोटिक है। घायलों के उपचार में उसने बहुत ज़्यादा मदद की। यह प्रगति चिकित्सा, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्वितीय है। तो विज्ञान को कहीं न कहीं बढ़ावा देने में भी द्वितीय विश्व युद्ध का योगदान है। उसके बाद ही लोगों ने सोचा, अनेक देशों ने सोचा कि यदि वैज्ञानिक प्रगति यदि हम करते रहेंगे, तो हम दुनिया में आगे बढ़ते रहेंगे। शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त प्रयास किए गए। युद्ध ने देशों को आपस में सहयोग करने की आवश्यकता का एहसास कराया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में कदम उठाए गए। यह विचार आगे बढ़कर वैश्विक शांति की दिशा में प्रेरित हुआ। तो वैश्विक शांति जो वर्तमान समय तक बनी हुई है, वो उसी वजह से बनी हुई है कि लोगों ने उस समय इस तरह के संगठनों की व्यवस्थाएं की, ऐसी कुछ नीतियां विश्व में लागू की गई, जिसके बाद ऐसी स्थितियां कभी उत्पन्न ना हो, जिससे कभी इस दुनिया में युद्ध की स्थिति को देखना पड़े। अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखना चाहें द्वितीय विश्व युद्ध को, तो द्वितीय विश्व युद्ध न केवल तत्कालिक प्रभाव डाला, बल्कि इसके दीर्घकालिक परिणाम भी आज विश्व परिदृश्य में महत्वपूर्ण हैं। यह युद्ध एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रखता है, जिसमें मानवाधिकार, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को प्रोत्साहित किया गया है। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह मानवाधिकारों की रक्षा कर परिणाम जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम मानवाधिकारों की रक्षा, लोकतांत्रिक सरकारों को बढ़ावा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में अग्रसर होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के बाद ही दुनिया एक नए सबक लेती है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ती है, और अलग अलग तरह से दीर्घकालिक प्रभाव जो है वो हमें आज तक दिखाई देते हैं। चलिए एक मोटिवेशनल कोट के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। मोटिवेशनल कोट क्या है कि समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो देखिए, जीवन में यदि हमें बदलाव लाना है तो हमें समस्याओं से लगातार लड़ना होगा, और जब हम समस्याओं से लगातार लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफल होंगे। इसी तरीके से एक स्टूडेंट यदि लगातार अपनी समस्याओं से लड़ता रहेगा तो वह आने वाले समय में वह ज़रूर सफल होगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि भाई हमने जो एक कम समय में आपका एक टॉपिक जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको समाप्त करने का प्रयास किया है, एक आइडियोलॉजी को विकसित किया है, तो रिवीजन के तौर पर भी आप इन क्लासेस को देख सकते हो, और बहुत कम समय में आप इनको रिवीजन के माध्यम से भी अपनी जो हिस्ट्री की तैयारी है सेकंड पेपर की उसको पूरा कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। और जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हिस्ट्री की क्लासेस जो हैं वो धीरे धीरे भले ही आ रही हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको समय समय पर मिलती जाएंगी, और जब तक परीक्षा होगी आपके पास हिस्ट्री का पूरा सिलेबस उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ अपनी तैयारी को आप स्ट्रॉन्ग करें, पढ़ते रहें, अच्छी पढ़ाई करें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।